हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। आज के अपने वीडियो में हम बेटा बात करने वाले हैं एसएचएम की। नेट में बड़े अच्छे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी इससे क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं एसएचएम और इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपन यहाँ पर बात करेंगे किस पैटर्न के बनते हैं। चलिए बच्चों, अपन बात करते हैं एसएचएम। एसएचएम मीन्स हो गया यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा पीरियोडिक मोशन होती है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो क्या होती हैं, क्या इनमें रिलेशंस होते हैं, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन, तो ये पीरियोडिक मोशन होती क्या है? देखिए, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन मीन्स एक ऐसी मोशन की बात हो रही है जिसमें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में मोशन इटसेल्फ रिपीट होती है या अपने आप को रिपीट करती है। क्लियर है? तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं क्या? पीरियोडिक मोशन। मीन्स यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? रिपीटेशन होता है यहाँ पर आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। क्लियर बच्चों? तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में अगर मोशन में रिपीटेशंस होते हैं तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं क्या? पीरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल क्या हो गए? पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स की हम बात करें तो क्या बोल दिया इसको हमने? प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन हो गए भाई, जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो अपनी मोशन को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में क्या कर रहे हैं? वो रिपीट कर रहे हैं। तो क्या हो गई? ये प्लेनेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन हो गई। दूसरा एग्जांपल हम इसका कह सकते हैं मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ वॉल क्लॉक। जो हमारी क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, उसके हैंड्स, मिनट हैंड बोल दो, चाहे सेकंड हैंड बोल दो, चाहे उसका आवर हैंड बोल दो, उनकी जो मोशन है वो भी कैसी होती है यहाँ पर? पीरियोडिक मोशन। क्लियर है क्या ये चीज़? तो ये अभी मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ वॉल क्लॉक को भी थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब मैं डिफरेंस की बात करूँगा ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक में। तो ये हो गई भाई पीरियोडिक मोशन। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन की। तो इसको हमने ऑसिलेटरी बोल दिया या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, इसकी अगर अपन बात करें तो अब देखिए, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन मीन्स जब भी ऑसिलेशंस होंगे या वाइब्रेशंस होंगे किसी पार्टिकल में तो वो मोशन कैसी होंगी? टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे, टू एंड फ्रो बोल सकते हैं इसको हम, बैक एंड फोर्थ बोल सकते हैं। तो कैसी मोशन हुई है? टू एंड फ्रो, या इसको हम कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ। क्लियर है क्या? टू एंड फ्रो, आगे पीछे यहाँ पर मोशन हुई। किसके अबाउट? अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एंड सेम चीज रिपीट्स आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट हुई मोशन। क्लियर है क्या? तो भाई ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होगी? मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच ट्रेवल्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एंड रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। क्लियर बच्चों? तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। जैसे इसका एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल क्या कह सकते हैं? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे हमने कह दिया, एक तो मोशन ऑफ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। स्ट्रेस्ड स्प्रिंग के मोशन की हम बात करें तो कैसी होगी? वाइब्रेटरी मोशन होगी। दूसरी मोशन
ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। जो हमारी वॉल क्लॉक होगी उसमें जो पेंडुलम लगा होता है, जो हर एक घंटे के बाद में, हर एक आवर के बाद में क्या करता है, वाइब्रेट करता है, उसकी जो मोशन होगी वो भी कैसी होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब बात आती है रिलेशन की कि भाई पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन में क्या तो सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या इनमें डिफरेंस होते हैं। तो इसके लिए बच्चों एक सिंपल सी एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी मैंने बात करी थी यहाँ पर मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ वॉल क्लॉक। क्लियर? तो इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने कह दिया कि भाई ये हमारी कोई वॉल क्लॉक है। क्लियर? ये हमारी कोई वॉल क्लॉक है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर हो गया 12, ये हो गया यहाँ पर 3, ये हो गया यहाँ पर 6 और ये हो गया यहाँ पर 9। तो मैंने कह दिया कि भाई किसी इंस्टेंट पे जो मिनट हैंडल है या मिनट हैंड है वो है 3 पे। कहाँ पर है? 3 पे है ये मिनट हैंडल। क्लियर? सो अब यहाँ पर ये मिनट हैंडल जब ट्रैवल करेगा तो ये देखिए किस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो एक टाइम इंटरवल के बाद में क्या हुआ, ये वापस से 3 पे आ गया। क्लियर? तो मोशन कैसी हुई, एक ही डायरेक्शन में। फिर अब एक साइकिल कंप्लीट करके वापस वहीं पे आ गया, फिर नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट करके फिर से वापस वहीं पे आ गया। तो इसकी जो मोशन है वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन है इसकी। क्लियर है क्या? तो रिपीटेशंस तो हो रहे हैं यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, लेकिन इसकी मोशन जो है वो बैक एंड फोर्थ नहीं है। क्लियर है क्या? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इसकी मोशन नहीं है। कभी आपने देखा है कि भाई ये मिनट हैंडल जो है वो एक बार तो 3 से आगे चल रहा है, एक बार 3 से पीछे चल रहा है? नहीं, ये सिर्फ हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। क्लियर बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो ऑसिलेटरी मोशन है, दैट ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज ए पीरियोडिक मोशन। ये तो हमेशा एक पीरियोडिक मोशन होगी, बट पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये अभी मैंने बात करी यहाँ पर, इस मिनट हैंडल की जो मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक मोशन है, ये कभी भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं बन सकती। इसका ये मैंने वॉल क्लॉक से एग्जांपल समझाया। मैं प्लेनेटरी मोशन के रेस्पेक्ट में बात कर सकता हूँ। जितने भी प्लेनेट्स हैं वो एक सर्टेन डायरेक्शन में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में या एक साथ में टू एंड फ्रो, आगे पीछे ट्रेवल करते हुए नहीं मूव करते हुए। क्लियर? तो पीरियोडिक मोशन कभी भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकती, और ऑसिलेटरी मोशन जो वो हमेशा क्या है, पीरियोडिक मोशन है। क्लियर बच्चों? तो ये हमने बात करी पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन की। अब हम बात करते हैं एसएचएम। तो जो एसएचएम है, दिस एसएचएम इज सिंपलेस्ट फॉर्म। एसएचएम क्या है बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो हार्मोनिक मोशन इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो एसएचएम क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर बच्चों? जब हमने यहां पर ये बात करी तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो हार्मोनिक मोशन है उसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमारा किसका? ऑसिलेटरी मोशन का। इट मीन्स एसएचएम में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? मोशन कैसी होंगी? टू एंड फ्रो about a fixed point, clear? To and fro about a fixed point and repeat after certain time interval। तो ये तो तीनों पॉइंट एज इट इज कहाँ से आ गए? ऑसिलेटरी मोशन से। अब यहाँ पर जो एडिशनली ऐड होता है ये तो किससे रिलेटेड है? ऑसिलेटरी मोशन से। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर जो नया हम पॉइंट ऐड करते हैं वो क्या है? एक्सीलरेशन। क्लियर बच्चों? वो क्या है? एक्सीलरेशन जो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है टुवर्ड्स
मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन क्या है, चलो इसकी भी बात करते हैं। अभी मैंने बोला कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं या तो मीन पोजीशन बोल दो इसको, और या इसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्लियर बच्चों। तो फिक्स्ड पॉइंट मतलब उस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होगा यहाँ पर क्या, एक्सीलरेशन। अभी मैं समझाऊंगा एक डायग्राम की हेल्प से। सो एक्सीलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड ए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स, a restoring force acts in opposite direction of displacement, in opposite direction of displacement। क्लियर बच्चों। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो गई, मोशन ऑफ ए पार्टिकल to and fro about a fixed point which repeats after certain time interval, and acceleration acts towards the mean position and restoring force is always in opposite direction of the displacement। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया भाई SHM। क्लियर। तो की पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, मोशन कैसी होगी, टू एंड फ्रो, किसके अबाउट होगी, फिक्स पॉइंट के अबाउट होगी। क्या होगा यहाँ पर, रिपीटेशन होगा सर्टेन टाइम इंटरवल्स के बाद में। क्या होगा यहाँ पर, अब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा एक, और उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये एक्सीलरेशन हुआ, और एक रिस्टोरिंग फोर्स भी यहाँ पर एक्ट करता है जो इसको मीन पोजीशन पे लाने का काम करता है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा होगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अपोजिट। क्लियर बच्चों। तो ये हमने बात करी है यहाँ पर SHM की। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो SHM में हमने इनकी बात करी है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इनका वजूद है, कैसे हम इनको मैथमेटिकली जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अब मैथमेटिकल पोर्शन पे अपन आने से पहले सिंपल सा इसका एक क्लासिफिकेशन देखते हैं कि भाई कैसे क्लासिफिकेशन होगा यहाँ पर SHM का, कितने पैटर्न की होती है SHM। तो अब ये चीज़ SHM तो क्लियर है। सिंपल से एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि भाई ये मैंने कोई एक रोड है, इसको मैंने किसी ऊपर रिजिड बेस पे वर्टिकली इसको सस्पेंड कर रखा है, और इस पे मैं कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करके इसको छोड़ दूँ तो देखो ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मूव करेगी कि नहीं करेगी। तो ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी हुई, जब ये रेस्ट पे थी, और जैसे ही डिस्प्लेस हुई तो ये एक मैक्सिमम, देखो ये इधर डिस्प्लेस हुई तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको वापस से इसकी मीन पोजीशन पे लाएगा। तो इसके डायरेक्शन क्या हुई, ये मतलब अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गई कि नहीं हो गई। और वापस जब ये आएगा अपनी मीन पोजीशन पे, देखिए यहाँ पर था एक्सट्रीम पोजीशन पे, और जब मीन पोजीशन पे आएगा तो इसी तरफ एक्सीलरेट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो गई किस तरफ, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर बच्चों। तो अब हम बात करते हैं कि भाई जब ऐसी बात हम SHM में पढ़ते हैं तो SHM को हम क्लासीफाई भी करेंगे दो पार्ट्स में, क्योंकि भाई यहाँ पर दो तरीके से डिस्प्लेस हो सकता है ये। तो चलिए भाई SHM को हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक हो गया भाई लीनियर SHM, और दूसरा हो गया आपका एंगुलर SHM। तो SHM दो टाइप के हो गए, लीनियर एंड एंगुलर SHM। क्लियर। सो अब लीनियर SHM में क्या हो गया, कॉन्सेप्ट बड़ा सिमिलर है यहाँ पर पूरे SHM का। सिंपल सा काम यहाँ पर आपको करना है कि भाई लीनियर SHM में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा। सो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बच्चों। तो लीनियर SHM में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स 1D। लीनियर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या हो गया, 1D मोशन। तो 1D मोशन में क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट लीनियर होगा तो वहाँ पर एक्ट करेगा क्या, फोर्स, क्योंकि एक्सीलरेट होगा, और लीनियर एक्सीलरेशन की वजह से क्या लगेगा यहाँ पर, एक फोर्स। तो यहाँ पर देखिए भाई लीनियर SHM में हो गया रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ इसको, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ।
क्लियर बच्चों। और मैथमेटिकली मैंने इसको बोल दिया F प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स देखो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया किसके, डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर। सिमिलरली हम बात करते हैं यहाँ पर एंगुलर एसएचएम की। तो एंगुलर एसएचएम में क्या हो गया, अब की बार यहाँ पर एंगुलर फॉर्म में है, इसका मतलब क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर फॉर्म में होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो अब की बार यहाँ पर फोर्स नहीं, क्या काम करेगा, टॉर्क। तो यहाँ पर होगा भाई रीस्टोरिंग टॉर्क। तो भाई ये हो गया रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बच्चों। तो ये हमने बात कर ली, रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से, और यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल का साइन लगाया और ये हो गया भाई माइनस ऑफ थीटा। क्लियर बच्चों। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क के लिए, और यहाँ पर हमने बात कर ली रीस्टोरिंग फोर्स के लिए। क्लियर। चलिए अब इसी में मैं आगे एक्सप्लेन करते चलता हूँ। इनके लिए हम बात करते हैं एसएचएम की इक्वेशन। तो लीनियर एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से हम बात करते हैं इसके लिए। देखिए बच्चों, अभी हमने बात करी कि भाई ये रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पर ड्यू टू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर ये फोर्स क्या हो गया, एम ए। तो हमने कह दिया एम ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और प्रोपोर्शनल का साइन चलो मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर। तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं के, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो क्या हो गया, ये एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ए एक्सीलरेशन को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में कहूँ तो आपने 1D मोशन में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि भाई एक्सीलरेशन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो ए को हम क्या कह सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से देखिए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इस m को हम बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये क्या आ गया, k अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो भाई ये यहाँ पर एक इक्वेशन आपको मिल गई यहाँ पर। क्लियर बच्चों। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम बोल दिया इसको हमने। तो इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम क्या हो गई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अभी इसकी अपन अलग से डिटेल में बात करेंगे। सो अब यहाँ पर इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर एंगुलर एसएचएम में, तो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। मैं बात करूँ यहाँ पर फिर से कि भाई जो रीस्टोरिंग टॉर्क है दैट इज ड्यू टू एंगुलर एक्सीलरेशन। और एंगुलर एक्सीलरेशन और टॉर्क में जो रिलेशन है वो होता है आई एल्फा। टो इज इक्वल टू होता है आई एल्फा। आई है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा। प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया तो वापस से आ गया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के। एंड वापस से देखो हम इसको कह सकते हैं एल्फा की जगह मैंने क्या कह दिया, थीटा के रेस्पेक्ट में प्लेस कर दूं इसको। तो एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये हो गया आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के थीटा इज इक्वल टू 0। और इसको हम कह सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो भाई ये एक और इक्वेशन आपको मिल गई जो है किसके लिए, एंगुलर एसएचएम के लिए। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस इस्टेब्लिश करी है। यहाँ पर एक है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और एक है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू आई, के अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। सो ये दो इक्वेशंस हमने यहाँ पर डेराइव करी है किसके लिए, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम के लिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है ये अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे। तो मैं कंपैरेटिव बात कर रहा हूँ यहाँ पर लीनियर और एंगुलर दोनों के लिए, है ना।
तो देखिए बच्चों, अभी अपन ने बात करी कि लीनियर एसएचएम की इक्वेशन हुई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, इट्स सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पर a क्या है, एम्पलीट्यूड, a क्या है, एम्पलीट्यूड, t क्या है, टाइम जिसके साथ में ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी कर रहा है, फाई क्या है यहाँ पर, फेज एंगल, एंड ओमेगा टी प्लस 5 को कंप्लीट क्या बोलते हैं हम, फेज, जिस फेज में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है। क्लियर बच्चों। तो अभी ये सब एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि भाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, और एक दो पैटर्न के न्यूमेरिकल स्पिन पे कराऊंगा। तो सुनने में ये चीज़ें बड़े अजीब लगती है कि सर क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड, लेकिन क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर फिर हमारी हवा निकल जाती है, बेटा सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो उसके लिए हमें पहले से वेल प्रिपेयर रहना पड़ेगा हमें। सो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर बच्चों। और सिमिलरली यहाँ पर एंगुलर एसएचएम में हमने इक्वेशन की बात करी थी, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये हो गया यहाँ पर के अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, और इसका जो सॉल्यूशन है वो होता है थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर। तो देखो यहाँ पर तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर क्या आ गया, एंगुलर। यहाँ पर मैक्सिमम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने बोल दिया एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर हमने बोल दिया मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोल दिया इसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, थीटा नोट, बाकी साइन सेम है ही, और ओमेगा टी प्लस क्या है, इस एसएचएम इक्वेशन के लिए क्या है, ये फेज है। क्लियर बच्चों। तो अब देखिए भाई यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो क्या होती है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो इससे हमने कंपेयर किया तो देखिए हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया बच्चों रूट के अपॉन एम। क्लियर। सो ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज होता है ये फॉर्मूला। के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने इसको कंपेयर किया डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन आई। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, रूट के अपॉन आई। क्लियर है। ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्टली हमारा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो हमने क्या कहा कि भाई जो हमारी लीनियर एसएचएम की इक्वेशन है वो होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और उसका सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर बच्चों। तो अब हम जो आगे यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं इस वाली इक्वेशन को। ठीक है। अभी ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड तरीके से मैं और एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा कि इसके अलावा साइन और कोस दोनों के फॉर्म में हमारी लीनियर एसएचएम की इक्वेशन या एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन हो सकती है। क्लियर। चलिए तो अब हम बात करते हैं एक बार यहाँ पर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, और ये क्या होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या हो गया एसएचएम में, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, और इसको हम बोलते हैं टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ठीक है। तो क्या हो गया ये, टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। क्लियर बच्चों। तो इसको हमने बोल दिया टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम पीरियड के लिए इसके लिए यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट क्या होती है टाइम पीरियड की, सेकेंड। ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया इसके लिए, T1। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, स्मॉल एफ से। तो इसके कई नोटेशंस होते हैं, हम वेव थ्योरी में पढ़ेंगे। इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह इसको स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके नोटेशंस होते हैं फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस, कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन कर दिया? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो ये सबको रटा हुआ है कि ये तो साफ फ्रीक्वेंसी होती है और ये जो सर ने बताया ये टाइम पीरियड होता है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं पता इनके कि न्यूमेरिकल्स में क्या अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे ये, तो उनकी अपन बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई भाई यहाँ पर? एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो इसके लिए अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूँ तो ये क्या हो गई? या तो हम कह सकते हैं सेकंड इनवर्स, और ये इसको हम कह सकते हैं हर्ट्ज। क्लियर बच्चों? सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, और इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? T-1। ठीक है, चलिए बच्चों ये हो गई यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर एसएचएम में। और यहाँ पर अभी जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था उसमें थीटा नोट यूज़ किया था, ये मैंने यूज़ किया था एंगुलर एसएचएम में। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं बच्चों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से? मीन पोजीशन से। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियर बच्चों? तो इसको हम बोलते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। क्लियर? सो एम्पलीट्यूड के लिए हम बात करें कि भाई यूनिट क्या होगी, तो जैसे मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मीटर में ही होगा। मतलब जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट की होगी वही किसकी होगी? एम्पलीट्यूड की। तो घबराना नहीं है इससे। तो ये हो गया भाई एम्पलीट्यूड। क्लियर बच्चों? अब मैं यहाँ पर देखिए छोटे से एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होगा। जैसे एक बड़ा ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल, किसी ने बोल दिया कि साहब जो कोई पर्सन है उसका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है 75 बीट्स पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, किस हिसाब से बीट कर रहा है? 75 बीट्स पर सेकंड के हिसाब से बीट कर रहा है। या चलो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से मैं बात करता हूँ। ये बोल दिया हमने कि भाई कोई पर्सन है उसका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है 2 मिनट्स में 90 बीट्स कर रहा है। क्लियर? कोई पर्सन है उसका जो हार्ट है वो 2 मिनट में 90 बीट्स कर रहा है। तो बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या हो गया हार्ट बीट का? व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीटिंग एंड इट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये बताना है आपको। तो अब यहाँ पर बिखरा हुआ डेटा है पूरा, इसको देख के कन्फ्यूजन। तो सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बीट पर सेकेंड, ओसिलेशन पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये सारे टर्म जो हैं वो क्या होंगी? फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में होंगी। क्लियर है बच्चों? तो अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 मिनट्स में 90 टाइम्स, तो बीट पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड मतलब 90/2 × 60, तो क्या आ गया ये? बीट पर सेकेंड आ गया। होगी कि नहीं होगी फ्रीक्वेंसी? तो ये कितना आ गया? 3/4 आ गया क्या? 3/4 हर्ट्ज आ गया। क्लियर बच्चों? टाइम पीरियड पूछ ले तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 1/f 4/3 सेकेंड्स। क्लियर है क्या चीज़? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो इस तरीके से एप्लीकेशंस आपको यूज़ करने आने चाहिए यहाँ पर कि भाई कैसे हम फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम और यहाँ पर बात करते हैं
जैसे अभी मैंने इक्वेशंस लिखी, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये मैंने बोल दिया जनरल वे में। क्लियर बच्चों? तो ये इक्वेशन जब हमने जनरल वे में यहाँ पर बोली तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई ये साइन के फॉर्म में भी हो सकती है और कोस के फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब या तो ये हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस 5। तो ये इक्वेशंस बेसिकली डेराइव कहाँ से होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो मैंने कह दिया कि भाई ये कोई एक पाथ मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पर सर्कुलर, ठीक है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि किसी इंस्टेंट पे कोई यहाँ पर पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया A, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई टाइम है 0, टाइम है 0। अब जब हमने इस पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में, और इसको शिफ्ट करके हमने भेज दिया कहाँ तक, ये पॉइंट B पर, ठीक है बच्चों। पॉइंट B से मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर, और O से B को जब मैंने मैच कर दिया तो OB क्या हो गई यहाँ पर, रेडियस के इक्वल हो गई कि नहीं हो गई। हमने यहाँ पर बात कर ली कि भाई ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, मैंने कहा कि भाई ये इधर t टाइम में शिफ्ट हुआ, t टाइम में शिफ्ट हुआ तो ये थीटा एंगल क्या हो गया यहाँ पर, ओमेगा t के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। अगर ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा यहाँ पर, ओमेगा t, ठीक है। और यहाँ से यहाँ x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया x, कि भाई ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर है ये चीज़? सो यहाँ पर देखिए ये जो पार्टिकल है ये SHM परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, व्हेन दिस पार्टिकल ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B एंड वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन OA, देन दिस परफॉर्म्स SHM मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसकी इक्वेशन यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितना डिस्प्लेस हुआ ये। क्लियर बच्चों? तो कितना डिस्प्लेस हुआ ये हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये OB की हम बात करें यहाँ पर, तो देखो क्या आ गया, ये OB यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, इसको हमने बोल दिया कैपिटल A। क्या बोल दिया इसको, कैपिटल A। क्लियर बच्चों? तो देखो इस x की वैल्यू बताओ, यहाँ पर x की वैल्यू A के कंपोनेंट कर दो x डायरेक्शन में, तो ये क्या आ गया, A साइन ओमेगा टी, आया कि नहीं आया। तो बच्चों यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर एंगल मेरा हो ये t इज इक्वल टू 0 वाला, ये यहाँ पर पॉइंट B कब आया, ये t टाइम के बाद। कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। तो इनिशियली मीन्स मीन पोजीशन, इनिशियल की मीन क्या हो गया कि भाई जब ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल, जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर फेज एंगल है तो प्लस माइनस फाई जो भी है वो आ जाएगा, तो जनरल क्या हो गया, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और अगर ये एंगल हम यहाँ से न लेकर एक्सट्रीम पोजीशन पे लेते हैं आफ्टर टाइम t, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगा, कोस के फॉर्म में। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स आफ्टर ए टाइम t, एट एक्सट्रीम पोजीशन इट विल बिकम x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी, x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। क्लियर? सो मीन पोजीशन पे तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे हो गया ये x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। क्यों भाई, तो अगर यहाँ से ये हम एंगल कंसिडर करेंगे तो देखो अब क्या हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगा भाई ये, और बेस बन गया यहाँ पर ये
क्लियर है बच्चों। तो अब इस सिचुएशन में ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर कोस के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर SHM की इक्वेशंस को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल्स में बड़ा कंफ्यूज किया जाता है, तो आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज देखनी है। अगर वहाँ पर आपसे बोला है कि SHM परफॉर्म कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन से परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स आपको इक्वेशन लेनी है x = a cos ω t। और अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई वो SHM परफॉर्म कर रहा है मीन पोजीशन से, तो वहाँ पर आपको इक्वेशन लेनी है x = a sin ω t। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन जनरली बच्चे इसको यहाँ पर पकड़ नहीं पाते, कैच नहीं कर पाते कि भाई हमें इक्वेशन यूज़ कौन सी करनी है, और उनके आंसर्स डिफ़र कर जाते हैं वहाँ पर। चलिए भाई, ये हमने यहाँ पर जनरल बात कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। क्लियर बच्चों। तो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। वेलोसिटी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया v से। तो देखो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि भाई v = क्या होता है, dx/dt। क्लियर बच्चों। एंड हमें पता है x क्या होता है, वी नो दैट x = a sin ω t + phi। जनरल इक्वेशन ले ली हमने। क्लियर है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो देखो v = क्या आ गया, a तो यहाँ पर कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, साइन का। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos ω t + phi। और वेरिएबल क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में किया है, इसके साथ में कांस्टेंट है ओमेगा, तो ये ओमेगा आ जाएगा बाहर मल्टीप्लिकेशन में। तो वेलोसिटी क्या आ गई, v = a ω cos ω t + phi। क्लियर बच्चों। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक तो फॉर्म आ गई इसकी ये। दूसरी फॉर्म अभी हमने कहा x = हो गया a sin ω t + phi। यहाँ पर साइन के फॉर्म में है, यहाँ पर कोस के फॉर्म में है। अगर मैं कोस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। तो यहाँ पर कोस की जगह मैं क्या प्लेस कर दूंगा, पुट cos ω t + phi = 1 - sin² ω t + phi का रूट। क्लियर बच्चों। तो रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये sin² ω t + phi + cos² ω t + phi = 1। तो इसकी जगह ये प्लेस कर दो। तो देखो वेलोसिटी क्या होगी, v = a ω और अंदर रूट में आ गया 1 - sin² ω t + phi। क्लियर। और अगर इस एम्पलीट्यूड को मैं इस रूट के अंदर ले लूँ तो देखो यहाँ पर अंदर जाते ही स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये a² और यहाँ पर भी क्या हो गया, ये -a² sin² ω t + phi। और देखो बच्चों यहाँ पर a sin ω t + phi किसके इक्वल है, x के। तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो गया, x²। तो a² sin² ω t + phi की जगह क्या प्लेस कर दिया, क्या प्लेस कर दिया हमने, x²। तो ये आ गया ओमेगा × √a² - x²। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। क्लियर बच्चों। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की आपसे बात पूछे यहाँ पर कि भाई बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कहाँ पर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, एट द मीन पोजीशन। मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मीन पोजीशन पे होगी। क्लियर बच्चों। तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होगी तो मीन पोजीशन के लिए तो x = क्या होता है, 0। तो इट मीन्स v मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा × √a² - 0। और ये a² का रूट क्या हो गया, a। तो क्या हो गया, v मैक्सिमम = ±a ओमेगा। सो बच्चों दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। क्लियर। सो ये हमने बात कर ली यहाँ पर वेलोसिटी के लिए। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सीलरेशन के लिए कि भाई इसका एक्सीलरेशन क्या होगा।
तो किसी भी पार्टिकल के लिए जो SHM परफॉर्म करता है उसके लिए आपसे देखो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लेता है इनमें फेज डिफरेंस से रिलेटेड भी, तो भी अपन बात करेंगे एक्सीलरेशन के बाद में तीनों की कंपैरेटिव। तो एक्सीलरेशन इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है स्मॉल a से, मैं लीनियर SHM की बात कर रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा किसके लिए, एंगुलर SHM के लिए। सो एक्सीलरेशन के लिए अभी हमने पीछे बात करी कि भाई एक रिलेशन निकाला था हमने, वी नो दैट v इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस फाइव, ये हमने कैलकुलेट किया था बाय डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट x, और हमें कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। तो वेलोसिटी को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सो भाई कर दो इसको एक और बार, हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये a इज इक्वल टू आ गया, देखो a ओमेगा तो कांस्टेंट है एज इट इज़ ले लिया, कोस का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन मैंने पहले लगा दिया, और कोस का क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और अब हम देखते हैं साथ में वेरिएबल फंक्शन के साथ में तो कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एज इट इज़ उसको बाहर ले लो, तो ये आ गया भाई बाहर ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन क्या आ गया बच्चों, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर। और अगर इसको मैं वापस से डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में प्लेस करूँ इसको, ये तो जनरल फॉर्म आ गई इसकी, अगर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में प्लेस करें तो हमने क्या कह दिया यहाँ पर, पुट a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स, ये भी अपन ने बात करी थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ पर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह क्या प्लेस कर देंगे x, तो ये क्या आ गया a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या बच्चों, तो ये आ गया यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन, क्लियर। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एक्सीलरेशन की, कि भाई एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सो मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए देखिए भाई यहाँ से देखो a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मतलब ये हो गया कि भाई a को मैक्सिमम होने के लिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि साइन थीटा एंड कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस वन, क्लियर है। सो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस वन हुई, तो एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई बच्चों, यहाँ पर a मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a, क्लियर। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, क्लियर बच्चों। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज ध्यान में रखनी है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर ली पार्टिकल के लिए और एक्सीलरेशन की बात कर ली। अब मैं इसका ग्राफ समझा देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पर फेज डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में आपसे फेज डिफरेंस पूछ लेता है कई बार न्यूमेरिकल्स में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये एक ग्राफ ले लिया हमने टाइम और डिस्प्लेसमेंट में, ये दूसरा ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये थर्ड ग्राफ हमने यहाँ पर ले लिया एक्सीलरेशन के साथ में, क्लियर बच्चों। सो xt vt एंड at ग्राफ हमने प्लॉट किए। तो x के लिए तो अभी इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, x इज इक्वल टू तो होता है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। वेलोसिटी के लिए हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस फाइव। और एक्सीलरेशन के लिए हमने बात करी थी माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो साइन और कोस के ग्राफ आपको पता ही हैं कैसे प्लॉट करते हैं।
मैंने भी समझाया बेसिक मैथमेटिक्स में, अपने वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे इनके ग्राफ बनते हैं। तो x = a sin ωt + फाई का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो देखो बच्चों, साइन थीटा का ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा, और जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं ±1 वो जब a से मल्टीप्लाई होंगी तो इसका मैक्सिमम क्या हो गया यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू ±a। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, एज इट इज़ साइन का ग्राफ बना दो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये मैक्सिमम वैल्यू हुई यहाँ पर +a, यहाँ पर इसकी नेगेटिव में जो मैक्सिमम वैल्यू हुई वो हुई -a। क्लियर, ये वाली क्लियर बच्चों। ये ग्राफ बन गया किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें वेलोसिटी की, तो ये किसका ग्राफ बनेगा, कोस का। और कोस का ग्राफ क्या होता है, जब भाई ये आपकी टाइम की बात करें हम, 0 होता है जब टाइम, उस सिचुएशन में t = 0 पे हम बात करें तो ये क्या होता है, cos ωt की वैल्यू 0, और ये स्टार्ट होता है कहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू से। तो ये हमने बोल दिया कि भाई मैक्सिमम इस तरीके से आ गया। क्लियर बच्चों, तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो, जब ये 0 तो वेलोसिटी मैक्सिमम, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो वेलोसिटी 0। फिर जब ये यहाँ पर फिर से डिस्प्लेसमेंट 0, उस सिचुएशन में अब वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, नेगेटिव में मैक्सिमम। क्लियर बच्चों, और फिर जब ये नेगेटिव में मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो ये हो गया यहाँ पर 0। और जब ये यहाँ पर वापस से 0 हो गया, उस सिचुएशन में क्या हो गया बच्चों, ये मैक्सिमम। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई यहाँ पर, +a ω, और ये वाली मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, -a ω। अभी पीछे मैंने बताया था कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं, +-a ω। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हो गई +a ω, और नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई -a ω। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर फेज डिफरेंस जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है फेज डिफरेंस पे, तो इन दोनों के बीच में हमेशा ध्यान रखो, साइन एंड कोस के बीच में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, मतलब π/2 का। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में से कौन लीड कर रहा है, वेलोसिटी लीड कर रही है। जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 था तो देखो ये कहाँ थी, मैक्सिमम पे। क्लियर है क्या ये चीज़, इट मीन्स इन दोनों के बीच में लीड कौन कर रहा है, वेलोसिटी, लीड बाई π/2। क्लियर बच्चों, चलो अब हम एक्सीलरेशन को इंक्लूड करते हैं। एक्सीलरेशन में ग्राफ बनेगा किसका, साइन का, लेकिन देखो साथ में क्या है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब ग्राफ बनेगा जो डिस्प्लेसमेंट का है उसका एकदम अपोजिट ग्राफ। क्लियर बच्चों, तो स्टार्ट तो 0 से होगा, तो देखिए ये ग्राफ तो स्टार्ट हुआ 0 से, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इस तरीके से। क्लियर बच्चों, तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई नेगेटिव में क्या, -a ω², और ये यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई कितनी, +a ω²। क्लियर बच्चों, तो अब देखो इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना है, ये कोस है, ये माइनस साइन है, इसका मतलब वापस से कोस एंड साइन में फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 का। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से कौन लीड कर रहा है, यहाँ पर अब की बार ये लीड कर रहा है अब की बार। क्लियर है क्या, तो फिर से इन दोनों में कौन लीड कर रहा है, एक्सीलरेशन लीड कर रहा है, लीड बाई π/2। एंड थर्ड आपसे पूछ ले अगर कि बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन, तो देखो भाई डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2 का। कौन लीड कर रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2 का। कौन लीड कर रहा है, एक्सीलरेशन। सिमिलरली एक्स एंड ए,
डिस्प्लेसमेंट एंड एसिलरेशन में। तो देखो भाई ये है यहाँ पर प्लस ए, तब ये क्या है यहाँ पर माइनस ए, मीन्स एकदम अपोजिट है, और अपोजिट हो गए इट मीन्स फेज डिफरेंस कितना हो गया पाई का, और पाई से कौन लीड कर रहा है एसिलरेशन। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया पाई का, और कौन लीड कर रहा है एसिलरेशन, तो लीड बाई पाई। क्लियर बच्चों। तो ये आज के वीडियो में हमने बिल्कुल जनरल डिस्कशंस किए हैं कि कैसे क्या यहाँ पर हमारा SHM होता है और क्या इनके लिए वेलोसिटी एसिलरेशन ये सब होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर एनर्जीज़ की और फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे SHM पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।